पानीपत 14 जनवरी 1761 का वो युद्ध जिसने इतिहास के पन्ने पलट दिए। हिंदुस्तान की इज्जत के खातिर तलवार उठाने के बजाय बड़े बड़े नवाब और महाराजाओं ने भी हाथों में चूड़ियां पहन ली, जिनका इतिहास था कि वो अपना सर कलम कर देंगे पर झुकेंगे नहीं। ऐसे राजाओं की तलवार, भाला और ढाल ने चुप्पी साध ली। ये वही पल था जब इतिहास को पता चल गया कि हिंदुस्तान की सियासत उनके वतन को बचाने के लिए हमेशा असमर्थ है। उत्तर भारत की सियासतों में सिर्फ बुंदेलखंड को छोड़ दिया जाए तो किसी के भी मयान से तलवार निकली नहीं। इस कठिन समय में महाराष्ट्र के पुणे शहर से 50,000 मराठे 1600 किलोमीटर का दायरा पार करते हुए हिंद के बचाव के लिए पानीपत अर्थात कुरुक्षेत्र में पहुंच गए। अब हिंदुस्तान की मिट्टी को दोबारा दूषित करने से रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ मराठों पर थी। ऐसे में उन्हें एक मुस्लिम सेनानी का साथ मिला जिसने अब्दाली की सेना का सबसे अधिक नुकसान किया। वो सेनानी थे इब्राहिम खान गारदी। दुश्मन पक्ष में हिंदू मुस्लिम की एकता देखकर खुद अब्दाली भी चौंक गया। करीब करीब 40,000 मराठे पानीपत में मारे गए। कुछ लोग तो जान बचाकर पानीपत से भागने लगे, पर इब्राहिम खान गारदी पानीपत में दिन भर खड़े रहे। युद्ध खत्म होने के बावजूद संघर्ष करते रहे। आखिरकार शुजा उद दौला ने उन्हें अब्दाली के हवाले किया। अब अब्दाली और इब्राहिम खान दोनों पठान एक दूसरे के सामने खड़े हुए। अब्दाली ने उन्हें कहा कि तुम एक गद्दार मुसलमान हो, तुमने अपने धर्म का अपमान किया है, तुमने पठानों का ईमान नहीं रखा। इस बात पर घायल इब्राहिम खान ने जवाब दिया, मेरा ईमान देश की सुरक्षा और सदाशिव राव पेशवा के लिए है। ये सुनकर भी अब्दाली ने उन्हें अपने साथ जुड़ने का न्योता दिया, पर लालच के खातिर इब्राहिम खान ने हिंदुस्तान को टूटने नहीं दिया। ये देखकर अब्दाली को बहुत गुस्सा आया। उसने इब्राहिम खान के जख्मों पर जहर लगवाया और 7 दिन तक बांध कर रखा। 7वें दिन इब्राहिम खान गारदी शहीद हो गए। तब तक अब्दाली की सेना ने कैद किए हुए मराठों को भी मार दिया था। जब सदाशिव राव पेशवा 50,000 की फौज लेकर निकले थे, तब उनके साथ सेनानियों के परिजन, अन्य सामान्य औरतें और नागरिक भी थे। इसीलिए लोगों की संख्या लाख से भी अधिक पहुंच चुकी थी। इनमें से अधिकतर नागरिक अब्दाली के हाथ मारे गए। साथ ही औरतों को पकड़कर अफगानिस्तान लेकर जाने की तैयारी भी हुई। आज पाकिस्तान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो मराठी लोग दिखते हैं, उनमें से ज्यादा लोगों के पूर्वज पानीपत युद्ध का हिस्सा रह चुके हैं। उस काल के लेखकों ने ये लिखा है, पानीपत की लड़ाई इतनी बड़ी थी कि पूरे कलयुग में ऐसी लड़ाई नहीं हुई। जिन राजाओं ने मराठों का साथ नहीं दिया, उन्हें भी पश्चाताप होने लगा। जब ऐसे राजाओं को खबर मिली कि मराठे अपनी जान बचाकर उनके प्रांत में शरण लेने वाले हैं, तब ऐसा पैगाम निकाला गया कि अगर मराठे उनके नागरिकों के घर में शरण लेना चाहे तो उन्हें कोई इनकार नहीं करेगा। अब्दाली को सबसे बड़ा साथ शुजा उद दौला का मिला। उसने भी शरणागतियों को सहारा दिया। भरतपुर के प्रसिद्ध महाराजा सूरजमल ने मराठाओं का साथ छोड़ दिया था, पर पानीपत के युद्ध के बाद उन्होंने शरण आए मराठों को आसरा दिया। पर सवाल ये है कि ये मदद पहले क्यों नहीं हुई? इब्राहिम खान गारदी जैसी एकता वाली सोच दूसरों में क्यों नहीं दिखी? हिंदुस्तान पर कोई बाहरी व्यक्ति आक्रमण करने आया तो यहाँ के लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास क्यों नहीं हुआ? खैर, इब्राहिम खान गारदी के प्राथमिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। सन 1700 के जमाने के 5वें दशक में एक फ्रेंच सैनिक हुआ करता था जिसका नाम था चार्ल्स जोसेफ बूसी। उसकी कहानी तो बहुत लंबी है, पर विदेश में सफलता के झंडे गाड़ने के बाद वो भारत आया। एक साधारण सैनिक से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जाबाज कमांडर, फिर गवर्नर जनरल सिर्फ इसलिए बन पाया क्योंकि वो बहुत होशियार और राजनेता था। चाहे मुगल हो या मराठा, या फिर निजाम हो या खुद अंग्रेज, ये ना ही किसी का दोस्त था और ना ही किसी का दुश्मन। इसका बस एक इरादा था, पूरे हिंदुस्तान में फ्रांस का शासन।
आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग सभी रियासतों की इच्छा होती थी कि ये बूसी भाई साहब उनकी सेना में आ जाए। मराठों ने इस बूसी को कभी भाव नहीं दिया, पर पेशवा और छत्रपति के कुछ मराठे दुश्मन बूसी को खत लिखकर आक्रमण करने को कहते थे। खुद मुगल बादशाह आलमगीर दूसरा, जो खुद को दूसरा औरंगजेब समझता था, उसने बूसी को दक्षिण भारत के देखरेख के लिए निजाम के साथ रखा। पर फिर भी बूसी अपने बुद्धि से दक्कन में बस गया और सीधे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करने लगा। इसके अलावा इसका एक और व्यापार हुआ करता था, सैनिक लोगों को यूरोपियन युद्ध शैली से ट्रेनिंग देकर निजाम के सेवा में भेजना उसका दूसरा काम हुआ करता था। फ्रेंच और अंग्रेजी में गार्ड नामक एक शब्द है, जिसे हिंदी में सुरक्षा और फ्रेंच में गार्द कहते हैं। इसीलिए बूसी अपनी फौज को गार्द बोलता था। खास बात ये थी कि फौज को ही नहीं पता था कि गार्द का मतलब क्या है। ऐसा जरूरी नहीं था कि बूसी के चेले सिर्फ निजाम के लिए काम करेंगे। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इन सिपाहियों की मांग बहुत अधिक हुआ करती थी। कुछ लोग मुगल फौज में तो कुछ पेशवा के फौज में जाते थे, पर उनकी मांग अधिक होने के चलते वेतन भी ज्यादा मिलता था। इसीलिए जो व्यक्ति ज्यादा वेतन देगा वहां ये लोग जाते थे। जिन रियासत में बूसी के चेले काम करते थे वहां के उच्च अधिकारी उन्हें गार्दी पुकारते थे। इसीलिए उन सिपाहियों को उपनाम गार्दी मिला। अब तक आपने गार्दी ये नाम सिर्फ इब्राहिम खान के साथ देखा होगा, पर इस वीडियो में हम उन लोगों के नाम बताएंगे जिन्हें भी गार्दी कहा जाता है। बूसी ने तो हजारों लोगों को ट्रेनिंग दी थी, पर उनमें से 2 लोग दक्कन के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हैं। एक है इब्राहिम खान गार्दी और दूसरा मुजफ्फर खान गार्दी। ये दोनों बूसी के खास लोग थे। इब्राहिम खान का भाई फतेह खान गार्दी और भतीजे ने भी बूसी से ट्रेनिंग ली थी। यहाँ आपको ये भी बता दूं, जहाँ इब्राहिम खान गार्दी निजाम की सेवा में गया, वहीं मुजफ्फर खान गार्दी पेशवा में शामिल हुआ। ये वही मुजफ्फर है जिसकी बेटी ने हैदर अली से शादी की थी, मतलब टीपू सुल्तान इसका पोता था। इस मुजफ्फर ने बूसी की ट्रेनिंग अपने दामाद हैदर अली को भी दी। मुजफ्फर पेशवाओं की रोटी तोड़ता था, पर आगे चलकर इसके इरादे बदल गए। उसने सीधे सीधे सदाशिवराव पेशवा को मारने की कोशिश भी की। इसके बाद पेशवा ने मुजफ्फर खान गार्दी को कड़ी सजा दी। निजाम की फौज में साधारण सैनिक बहुत कम और अधिकतर लोग गार्दी थे। उन गार्दियों के सेनापति इब्राहिम खान थे। अगर इब्राहिम खान अपने गार्दी सैनिकों को निजाम से निकालते तो निजाम के सेना में सिर्फ कुछ हजार लोग बचते। सदाशिवराव पेशवा ने यही किया। निजाम को हराने से बेहतर उनके गार्दियों को पेशवा ने अपने साथ ले लिया। इब्राहिम खान अपने कुछ हजार सैनिकों के साथ खुशी से पेशवा में शामिल हो गए। उस वक्त उनके पास 40 तोप थी, जिसका मारा बहुत जलद और लंबे अंतर का था। वैसी तोपें पेशवा के पास पहले से ही थी, पर क्योंकि बूसी ने इब्राहिम खान और उनके बाकी गार्दियों को ट्रेनिंग दी थी, इसीलिए उनके युद्ध नीति में काफी अच्छा अंतर था। बूसी ने उन्हें न सिर्फ तोप चलाना सिखाया, बल्कि बंदूक का सही इस्तेमाल करना भी सिखाया। 1759 के नवंबर महीने में इब्राहिम खान गार्दी अपने भाई और भतीजे के साथ पेशवा में शामिल हो गए। इसके बाद ठीक 1 साल के भीतर ही पानीपत युद्ध का सिलसिला शुरू हुआ। इब्राहिम खान के निकलने के बाद निजाम मराठाओं के अंतर्गत आ गया। इस बात से मुजफ्फर खान बहुत चिढ़ने लगा और उसने अपने प्रकार से वो पेशवा को हराने की कोशिश करने लगा। पेशवा ने इब्राहिम खान की सेना को अधिक मजबूत किया। इब्राहिम खान के अंतर्गत बहुत कम गार्दी थे, इसलिए पेशवा ने करीब करीब 12,000 गार्दियों को इब्राहिम खान के नेतृत्व में जोड़ दिया। इस प्रकार से इब्राहिम खान गार्दी मराठा फौज के बड़े सेनापति की सूची में आ गए। इब्राहिम खान गार्दी को सबसे ज्यादा भरोसा सिर्फ सदाशिवराव पेशवा पर था। पेशवा में शामिल होने के 1 महीने बाद इन्हीं गार्दियों की फौज को उदगीर किले के युद्ध में मुगलों के खिलाफ खड़ा किया गया। साल 1760 का होली का त्योहार होने के बाद पुणे दरबार से सदाशिवराव पेशवा, महाजी शिंदे, तुकोजी शिंदे
दामाजी गायकवाड़, यशवंतराव पवार, शमशेर बहादुर, हरि दामोदर, सोनाजी भापकर, इन योद्धाओं के साथ इब्राहिम खान गारदी अपने 40 तोप और 12,000 गार्दियों के साथ उत्तर भारत की ओर रवाना हो गए। 45 से 50,000 की सेना, गार्दियों की मिलकर 200 तोप, सैकड़ों हाथी, घोड़े और बैल, इसके अलावा लाखों की संख्या में आम नागरिक, एक प्रकार से पूरा नगर चल रहा था। सदाशिवराव पेशवा और विश्वासराव पेशवा ने रास्ते में आने वाले रियासतों को भी मिला लिया। कुछ दिन गुजर जाने के बाद इब्राहिम खान गारदी ने सदाशिव से मजाक मजाक में एक सवाल पूछा कि आप घोड़े पर सवार होकर युद्ध करोगे, आपके पास गति है, पर हम गारदी लोग खड़े होकर दुरानी सेना का सामना करेंगे, विकट परिस्थिति में हम क्या करेंगे? इस पर सदाशिवराव पेशवा ने जवाब दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, युद्ध मैदान में हमेशा आपके पास रहूंगा। शुरुआत के समय से सदाशिवराव पेशवा के करीब इब्राहिम खान गारदी रहे। जब रसद उर्फ खाना कम पड़ा तब मल्हारराव होलकर ने सदाशिवराव को समझाया था कि इस परिस्थिति में उन्हें ये युद्ध नहीं करना चाहिए। मल्हारराव होलकर के साथ सदाशिव की लड़ाई हो जाती थी। मल्हारराव होलकर ने पेशवा बाजीराव के साथ मिलकर बहुत सारी अभियान चलाए थे। वो इस बात से नाराज थे कि उनके अनुभव से सदाशिवराव सीख नहीं ले रहे। ऐसे में गोविंद पंत बुंदेले रसद पहुंचाते वक्त मारे गए। साथ ही जाट राजा सूरजमल भी सदाशिवराव से खफा हो गए और उन्होंने इस युद्ध से दूरियां बना ली। ऐसे में इब्राहिम खान गारदी ने सदाशिव की हर बात मानी, चाहे वो गलत हो या सही। इब्राहिम खान के मन में सदाशिव के लिए कोई संदेह नहीं था। पेशवा ने कहा कि दिल्ली को जीतना है तो इब्राहिम खान तुरंत हाँ बोल देते थे। फिर कुंजपुरा युद्ध के वक्त भी निसंदेह इब्राहिम खान ने सदाशिवराव का साथ दिया। युद्ध का मैदान पानीपत में सजा था। अब्दाली और पेशवा के सेना में 12 किलोमीटर का अंतर था। युद्ध के दिन पेशवा के किसी भी इंसान को खाना मिला नहीं। हाथी घोड़े मर रहे थे। कई महीनों से किसी को भी वेतन मिला नहीं। अब्दाली ने गोविंद पंत बुंदेले को मारकर विजयश्री अपने नाम कर ली थी। उसने बड़े चालाकी से पेशवा सेना की रसद तोड़ दी। ऐसे में सैनिक बेचैन होने लगे। इब्राहिम खान गारदी सदाशिवराव पेशवा के करीब आए और उन्हें ये कहा कि पेशवा के तरफ से गार्दियों को कई महीनों से वेतन मिल नहीं रहा। धन, अनाज और पानी की कमी है। इस स्थिति में भी गारदी अपना ईमान पेशवा के साथ रखेगा। 14 जनवरी 1761 के दिन पानीपत की रंगभूमि पर पेशवा के सभी जाबाज सरदार सेना के आगे खड़े थे। शिंदे, होलकर, गायकवाड़, नाना और अन्य शूरवीर पानीपत के दक्षिण दिशा में खड़े थे। उत्तर दिशा में अहमद शाह की फौज भी तैयार थी। अहमद शाह अब्दाली पेशवा के मल्हारराव होलकर को छोड़कर सभी लोगों से अनुभवी था। उसने बहुत सारी लड़ाई को अंजाम दिया था। उसने जो चतुराई दिखाई उसका अनुमान पेशवा के किसी भी सरदार को नहीं था। पूरी फौज आगे खड़ी करने के बजाय उसने 10,000 सैनिक युद्ध के मैदान से दूर रखे। अब्दाली ने शुजा, नजीब जैसे हिंदुस्तान में जन्मे गद्दारों से युद्ध करवाया और खुद सेना के पीछे खड़ा रहा। वो जानता था कि पेशवा की सेना उसकी सेना पर हावी पड़ेगी। अब्दाली भी यही चाहता था। पेशवा की सेना उनकी सेना के नजदीक आने लगेगी तब छोटे छोटे तोपों को ऊंट पर रखकर जवाबी हमला करने का नियोजन अब्दाली के दिमाग में था। हर हर महादेव का जयघोष करते हुए पेशवा ने युद्ध आरंभ किया। अगले 3 घंटों में पेशवा की सेना अब्दाली पर हावी होने लगी। सिर्फ इब्राहिम खान गारदी की सेना ने 25,000 दुरानी सेना को मार गिराया। सदाशिवराव ने अपना वादा याद रखा और इब्राहिम खान के नजदीक रहकर युद्ध करने लगे। पर जैसे जैसे धूप बढ़ने लगी वैसे वैसे पेशवा की सेना कमजोर होने लगी। अब्दाली ने अपने राखिव सेना को आगे भेजा। नजदीकी निशाना साधने वाली तोपों को बाहर निकाला गया और सिर्फ 1 घंटे में पूरे युद्ध का नक्शा बदल गया।
कौन कहाँ खड़ा है ये किसी को पता नहीं चला। कौन मारा गया, कौन भाग गया, सदाशिवराव पेशवा को कुछ समझ नहीं आया। ऐसी परिस्थिति में महाजी शिंदे, मल्हारराव होलकर, शमशेर बहादुर अधिक पैमाने पर घायल हो गए। इन लोगों को युद्ध के अंतिम चरण में बाहर निकलना सही लगा। शमशेर बहादुर के बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है। बहुत लोगों का मानना है कि वो पानीपत में ही मारे गए। महाजी शिंदे इतने घायल हो चुके थे कि उनका चलना भी मुश्किल हो चुका था, इसीलिए वो हमेशा लंगड़ाते हुए चलते थे। युद्ध के मैदान से बाहर निकलना समय की ज़रूरत थी। मल्हारराव होलकर ने ज़्यादातर स्त्रियों को बचाया। नाना और महाजी ने अगले 10 साल में पानीपत का बदला लिया, पर यह आगे की बात थी। युद्ध में तब भी काफ़ी नामी सरदार बचे थे। खुद इब्राहिम खान गारदी अकेले रहकर सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उनके सभी तोपों को अब्दाली की सेना ने ले लिया। लगभग सभी गारदी मारे गए। फतेह खान गारदी चोटिल हो चुके थे। उन्होंने एक जगह शरण ले ली। इब्राहिम खान गारदी शाम होने तक लड़ते रहे। पानीपत युद्ध में अब्दाली की सेना का सबसे अधिक नुकसान करने वाले लोगों की सूची में इब्राहिम खान और उनके गार्दियों का नाम सबसे ऊपर आता है। युद्ध के अंतिम चरण में इब्राहिम खान को दुश्मनों ने पकड़ा और अब्दाली के सामने पेश किया गया। यहाँ अब्दाली ने उन्हें अपने धर्म की ईमान रखने की बात कही। इस पर इब्राहिम खान गारदी ने ऊंचे स्वरों में कहा, मेरा ईमान देश की सुरक्षा और सदाशिवराव पेशवा के प्रति है। इस बात से अब्दाली और शूजा ने उन्हें 7 दिन तक तड़पा तड़पा कर मार दिया। युद्ध तो खत्म हुआ, पर फिर भी फतेह खान गारदी ने वीरता का नमूना दिखाया। रात के समय उन्होंने अब्दाली के छावनी पर एक तरफी हमला किया। इतिहास के पन्नों में फतेह खान गारदी का जिक्र यहीं तक है। आगे उनका क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि उस रात अब्दाली के सैनिक ने फतेह खान को मार दिया होगा। फतेह खान का बेटा भी पानीपत से गायब हो चुका था। आगे चलकर जो वीर गायब हो गए उनका नामो निशान भी नहीं मिला। युद्ध खत्म होने के बाद अब्दाली की सेना ने कत्लेआम करने की इच्छा व्यक्त की। इस पर अब्दाली ने हंसते हुए कहा कि मरे हुए को क्या मारना। अब्दाली से सब जिद करने लगे। तब उसने 20 किलोमीटर के अंतर में कत्लेआम करने की इजाज़त दे दी। इस कत्लेआम में स्त्रियों को बंधक बनाया गया, नागरिकों की हत्या की गई। हिंदुस्तान की इज्जत बचाने आए मराठे पानीपत से दक्षिण दिशा की ओर भागने लगे। जिन्हें जहां मौका मिला वो वहां चले गए। पाकिस्तान में एक प्रजाति है जिन्हें बाद में मुस्लिम धर्म में बांटा गया। वो आज भी पानीपत की लड़ाई को याद करते हैं। पंजाब हरियाणा में भी एक रोड मराठा नामक प्रजाति है जो पानीपत से निकले हुए जवानों के कारण बनी। शूजा नजीब जैसे लोग और इब्राहिम खान शमशेर बहादुर जैसे लोग, ये इस मिट्टी में जन्मे लोग थे, पर इनका ईमान अलग अलग था। देश को तोड़ने के लिए नजीब ने अब्दाली को बुलाया, वहीं इस देश को अखंड रखने के लिए इब्राहिम खान और शमशेर बहादुर जैसे लोग पेशवा के साथ मातृभूमि में विलीन हो गए। इब्राहिम खान गारदी पारधी समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे। आज भी बुरहानपुर में इस समुदाय के लोग इब्राहिम खान गारदी को याद करते हैं। सबसे बड़ी